डिक्टेशन 105 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। कोविड-19 महामारी ने पिछले 1.5 वर्ष से हमारी शिक्षा संस्थाएं और अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। सवाल यह है कि लंबे समय से स्कूल और कॉलेज या विभिन्न शिक्षा संस्थाएं सब बंद हैं। ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई है, तो क्या उसमें सब कुछ सही हो गया है? आज स्मार्टफोन सभी के लिए अनिवार्य हो गया है। ऐसे में प्राथमिक स्तर से लेकर सीनियर सेकेंडरी और विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में बच्चों को जिस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जा रही है वह विचारणीय है। बच्चे अधिक से अधिक फ़ोन में लगे रहते हैं, क्योंकि फिलहाल तर्क शिक्षा ग्रहण करने का है, इसलिए उनका मोबाइल फ़ोन में व्यस्त रहना सही माना जाएगा। लेकिन ऐसे ही बच्चे आज स्मार्टफोन में विभिन्न तरह के गेम भी खेलते हैं। समस्या यह हो गई है कि इससे बहुत सारे बच्चों की आदतों में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। कभी हमारे खेल के मैदान और स्कूल कॉलेजों में जब बच्चे जाते थे तो उनकी गतिविधियां विभिन्न प्रकार से होती थीं, लेकिन जब लंबे समय से स्कूल कॉलेज बंद हैं तो वे अब भी अपने घर में ही इस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। अव्वल तो इस रास्ते कैसी शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी? फिर महामारी के कारण विभिन्न तरह की परेशानियां कायम हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में बच्चे जिस तरह से गेम खेल रहे हैं, इससे न सिर्फ बच्चों के दिमाग पर बल्कि उनकी शारीरिक सेहत पर भी विभिन्न प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है। सरकार को इस विषय पर ध्यान देना होगा। टीके की मात्रा बढ़ानी होगी। खास तौर यह सब कुछ पर संपूर्ण रूप से इस बात का विशेष रूप से शिक्षा संस्थाओं के अलावा माता पिता अभिभावकों को भी देखना होगा। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाला है। इन सभी बातों पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर ग्रामीण इलाकों में छिपी प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें उचित प्रशिक्षण और सुविधा दी जाए तो वे न केवल अपने लिए जगह बनाएंगे बल्कि देश का नाम भी रोशन करेंगे। पिछले दिनों कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। अधिकतर कार्यक्रमों में इस बात पर चिंता जताई गई कि ऐसे कहानीकार या इनके समय के कवियों, लेखकों और कथाकारों को आधुनिक भारतीय भाषा के पाठ्यक्रमों से निकाला जा रहा है। कई लोगों ने सीधे तौर पर सत्ता संचालित शैक्षणिक व्यवस्था पर आरोप लगाते हुए उन्हें दोषी बता रहे थे। कई लोगों का मानना था कि आज वह भारत नहीं है जो प्रेमचंद के ज़माने में था। लोगों ने तथ्य रखते हुए कहा कि वह दौर औपनिवेशिक काल का था। आज हम इससे बाहर निकलकर बहुत आगे निकल चुके हैं। बीते समय को याद करना उचित नहीं है। अधिकतर लोगों का विचार यही होता है कि बीती बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं। कुछ हद तक यह सही भी है कि हम गुजरे ज़माने को याद क्यों करें, लेकिन हमें लगता है कि विरासत को संभाल कर रखने से ही भविष्य स्वर्णिम हो सकता है। इतिहास
कई सबक दे जाता है। कभी वह उत्साह से भर देता है और कभी यह सीख भी देता है कि कठिन परिस्थितियों में हमसे पहले कई लोगों ने कैसे मुकाम हासिल किया। हम हिंदी को सर्वोपरि रखने की वकालत करते हैं, लेकिन हिंदी की पहचान जिन लोगों से बनी उन्हें भुला देना चाहते हैं। ऐसे कथाकारों को पाठ्यक्रम से निकाला अपनी नई पीढ़ी को इनसे दूर करने के समान है। अपनी विरासत को भुला कर कोई महान नहीं बन सकता। अगर कोई व्यक्ति अपने बाप दादा को भूलकर अपने को आधुनिक होने का स्वांग करे तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। आज भी इन साहित्यकारों को, महापुरुषों को कला के क्षेत्र में, खेल और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को याद करने की ज़रूरत है। इन लोगों ने बताया है कि कैसे विषम परिस्थितियों में उन्होंने लगन और मेहनत से धरोहर को संभालकर रखा है। हम ऐसे विरासत को भुलाकर विश्वगुरु बनने का सपना नहीं देख सकते हैं। महंगाई में लगातार हो रही बढ़ोतरी लोगों की जेब काट रही है। यह ऐसे दौर में हो रहा है जब लोगों के सामने जान बचाने की भूख एक बड़ी समस्या बन चुकी है। दूसरी ओर खुद नेताओं की झूठी और भद्दी टिप्पणियां जनता के सामने उनकी विफलता का खुलासा कर रही है। कोई सत्ता कैसे इतनी लापरवाह हो सकती है कि लोगों को ऑक्सीजन और अन्य इलाज की ज़रूरत हो और उन्हें अभाव के चलते मरने के लिए छोड़ दिया जाए। दूसरी लहर के दौरान गंगा में बहती लाशों को कोई कैसे भूल सकता है। सबके सब नेता सिर्फ एक शीर्ष नेता की चमक और चेहरे को और मजबूत बनाने में लगे हैं। बेहतर होगा कि 2021 की जनगणना तथा अन्य बातों का सर्वेक्षण किया जाए। इससे न सिर्फ असली चेहरा दिखेगा बल्कि शब्दों और काम का भी पता चलेगा। जनता की जेब से पैसे निकालने और फिर दूसरे और टीका बांटने का सिलसिला जारी है। हर पेट्रोल पंप पर लगे पीएम के बैनर और बड़े विज्ञापन याद दिलाते हैं कि हमारे शरीर में डाली गई बूंद को किस तरह से पेट्रोल के मीटर आगे बढ़ रहे हैं। पेट्रोल पंप बैनर और टीकाकरण प्रमाण पत्र पर चित्रित भारत के लोकप्रिय नेता की संकीर्णता का अधिक हास्यास्पद उदाहरण है। प्रश्न यह है, क्या केंद्र सरकार 2021 की जनगणना बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी के डर के कारण नहीं करा रही? मेरे एक करीबी रिश्तेदार हैं। वे अपनी उम्र की प्रौढ़ावस्था में पहुंच चुके हैं और अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन वे एक बुरी आदत का शिकार हैं। उनकी वह आदत यह है कि वे जब तक दूसरों का मखौल उड़ाते हैं, कभी किसी की सूरत को लेकर तो कभी सीरत को लेकर या फिर किसी के रहन सहन को लेकर। हर एक व्यक्ति जो उनके संपर्क में आता है उनके मजाक का पात्र बनता है। दूसरों का मजाक बनाने में उन्हें आनंद का अनुभव होता है। महज मेरे ये रिश्तेदार ही नहीं, ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनके स्वभाव में यह बुरी आदत शुमार है। इस तरह के लोग किसी की शारीरिक खामी या विकृति पर कटाक्ष करते वक्त यह बात नहीं सोचते हैं कि उनका पल दो पल का यह मजाक संबंधित
व्यक्ति के मर्म को कहाँ तक आहत कर रहा है। जो लोग जो प्राकृतिक वजहों से हुई या रही शारीरिक विसंगति को विस्मृत कर अपनी प्रबल जिजीविषा के तहत सुनहरी मंजिल पाने की असीम आकांक्षा में जिंदगी के संघर्ष में संलग्न हैं, अपने ऊपर किए गए कटाक्ष से कितनी वेदना महसूस करते हैं, इस बात के सोचने और समझने की उनका मखौल बनाने वाले लोगों को फुर्सत नहीं होती। संपूर्ण विराम।